नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का रिजल्ट 5 अक्टूबर को दे दिया गया था। उसके बाद आप सभी लोगों को 13 अक्टूबर तक के लिए ऑब्जेक्शंस करने का विकल्प दिया गया है। जिस ऑब्जेक्शन को आप BSPSCL Tech 3 2024@gmail.com इस पर आप ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी है, इसके माध्यम से आप मेल करके अनुशंसित कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से जो कट ऑफ है वो सामान्य से थोड़ा ज्यादा रहा, लेकिन जीवन में आप हमेशा एक बात को याद रखिए, हार और जीत लगी रहती है। हम सभी को हर परिस्थिति में अपने आप को उस हिसाब से तैयार रखना चाहिए कि आने वाली विपरीत परिस्थितियों का हम मुकाबला कर सकें। कई तरह की बातें प्रचलित हो रही हैं, लेकिन हम उन बातों पर फिलहाल चर्चा ना करते हुए हम आज इस मुद्दे पर विशेष रूप से बात करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु टेक्नीशियन ग्रेड 3 के छात्रों के लिए क्या क्या चीजें अत्यावश्यक हैं, और उन सभी चीजों को अगर आप डीवी के दौरान जाएंगे लेकर तो शायद आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर्वप्रथम जितने भी चयनित छात्र हैं उन सभी को मैं हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जो छात्र कुछ अंकों से चूक गए वो कमजोर नहीं हैं, वो भी मेधावी हैं और उन्हें भी जीवन में बेहतर करने का अवसर मिलेगा और उनकी भी जिंदगी बदलेगी, क्योंकि हर काली अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरा स्नेह सफल छात्रों के साथ जितना है उतना ही असफल छात्रों के साथ भी है, और हमेशा आपके साथ सुख दुख सभी में मैं साथ रहा हूं और अभी भी मैं आपके साथ ही हूं। हताश निराश नहीं होना है। चलिए देखते हैं जिन भी बच्चों का चयन हो गया है फाइनल लिस्ट में, जिनका नाम है, आने वाले समय में सबसे पहला सवाल है, सर डीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डीवी कब तक होगा। तो यह उम्मीद रखी जा सकती है कि आपकी डीवी 13 के आसपास या 13 के बाद नोटिस आ जानी चाहिए और आपकी डीवी अविलंब हो जानी चाहिए। जब तक नोटिस नहीं आती है तब तक निर्धारित एक्यूरेट डेट का पता नहीं चल पाता है, लेकिन अमूमन ये रख लिया जाए कि स्टोर असिस्टेंट और कमर्शियल क्लर्क, साथ ही साथ टेक्नीशियन ग्रेड 3, इन सभी चयनित छात्रों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आई थिंक बहुत जल्द हो जाएगी। नोटिस आएगी, मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा। अब रही कि हमारे पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। आइए देखते हैं हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मैं चर्चा करता हूं एक एक करके। सबसे पहला और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मैट्रिक का मार्कशीट। याद रखिएगा, मैट्रिक का मार्कशीट ये आपका ओरिजिनल होना चाहिए। मैट्रिक की मार्कशीट आपकी क्या होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपका मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र। कई बच्चे सोचेंगे सर हमारा सीजीपीए में है, हम तो सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो हमारा कह रहा है कि कन्वर्जन फॉर्मूला बताने के लिए, तो जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनके 10th के मार्कशीट पर साइड में ही कन्वर्जन फॉर्मूला लिखा रहता है, तो इसीलिए उसके लिए चिंता नहीं करनी है, ऑटोमेटिक वो सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, उसमें सब लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पर आ जाइए, आईटीआई का मार्कशीट। याद रखेंगे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ही होना चाहिए। अगर साथियों गलती से भी आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन नहीं है, आपका ट्रेड फीटर है, आपका ट्रेड वायरमैन है, आपका ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। विभाग चाहे तो आपको सजा भी 3 साल की दे सकता है, या बिहार की सभी वैकेंसियों से डिबार्ड भी कर सकता है, या नहीं तो चुपके से कहेगा बाबू चले जाओ वही भला है। तो इसलिए सतर्क रहिएगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई होनी चाहिए 2 वर्ष का। ये चाहे आपका एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त है या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त है, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सर्टिफिकेट, साधारण रूप से समझ लीजिएगा, कई बच्चों पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्यों?
एनसीवीटी से जारी किया गया सर्टिफिकेट है, क्यू लगा है, इसको वेरीफाई कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको वेरीफाई कराना पड़ेगा। समझ गए? वेरीफाई करवाइएगा, सही का टिक लग जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के फिर ले जाइएगा बॉन्ड पेपर पे या नहीं तो ग्लॉसी पेपर पे। ठीक है? अगर आपको कॉलेज ही प्रदान कर देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने से करवा लीजिए। सपोज कर लीजिए कि वेरिफिकेशन का लिंक अभी नहीं ओपन हो रहा है, आप वेरीफाई नहीं कर पाए, क्यों लगा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने कॉलेज के प्राचार्य से अटेस्टेशन का एक लेटर लिखवा के ले जाइएगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। वो लेटर तब देना है जब मांगा जाएगा, नहीं तो नहीं। अदरवाइज एक एफिडेविट करवा लीजिएगा कि लिंक नहीं ओपन होने के कारण हम वेरीफाई नहीं करवा पाए, हमने यहां से पढ़ाई की है, तब भी चल जाएगा आपका काम। हालांकि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। चौथे नंबर पर आपको चाहिए आईटीआई का मूल प्रमाण पत्र। क्या चाहिए? मूल प्रमाण पत्र। अब कुछ छात्र चिंतित हैं कि सर हम पासिंग डेट में या प्रमाण पत्र के जगह पर हम मार्कशीट का ही नंबर भर दिए थे, तो वैसे बच्चे को बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो भी नंबर भरा था, अगर मार्कशीट का ही भरा था, वह अगर सही भरा था तो कोई दिक्कत यहां नहीं होगी, वह एडजस्टेबल है। समझ गए? लेकिन ओरिजिनल कागज वहां मिलना चाहिए। कई बच्चे कहेंगे सर यूनिवर्सिटी के जगह पर हमने एनसीवीटी भर दिया था। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे कहेंगे सर यूनिवर्सिटी की जगह पर हमने भर दिया था एक्स आईटीआई महरूफगंज, एग्जाम्पल के तौर पे, तो कोई भी आईटीआई का कॉलेज का नाम और जगह भर दिए, उससे भी कोई समस्या नहीं है, यह बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर इस चारों डॉक्यूमेंट में आपके माता पिता का नाम अगर गलत होगा, क्या होगा? माता पिता का नाम गलत होगा तो एक एफिडेविट आप नोटरी पब्लिक से करवा लीजिएगा अतिरिक्त रूप से। ठीक है? अब आइए 5वें नंबर पर आता है एडमिट कार्ड। ये वो एडमिट कार्ड है जिससे आपने एग्जाम दिया था, जिस पर साइन मुहर आपका लगा था एग्जामिनेशन के दौरान। ये मैंडेटरी है, अत्यंत आवश्यक है। अभी तक कुछ बच्चों ने मुझे कॉल किया कि सर मेरा ये एडमिट कार्ड मैंने अपने पॉकेट में रखा था, वॉशिंग मशीन में डाला और ये धुल गया, बचा ही नहीं है। ठीक है? ऐसी स्थिति में या कुछ बच्चे का खो भी गया है, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आपको केयरफुल रहना चाहिए। जीवन का सवाल है, कैसे आप इतने लापरवाह रहते हैं। दूसरी बात, इसका विकल्प एकमात्र है कि आप अपने एडमिट कार्ड के खोने संबंधित क्या करिए? एडमिट कार्ड के खोने संबंधित एफिडेविट बनवाइए कोर्ट से। फिर उस एफिडेविट की मदद से आप एफआईआर करिए। एफआईआर की कॉपी, एफिडेविट की कॉपी, ये दोनों आप लेकर के, प्लस अगर आपने उस समय डाउनलोड किया था, उसका डाउनलोड किया हुआ पीडीएफ का आपके पास लिंक है, तो उसको खोल करके उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल करके तब आप लेकर जाएंगे। ठीक है? लेकिन इतना करने के बाद विभाग और वहां बैठी टीम का ही निर्णय सर्वमान्य होगा। अगर वह टीम आपके साथ सहृदयता रखती है तो आपको स्वीकार कर लेगी, नहीं तो उसको स्वीकार नहीं करने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि गलती आपकी है। समझ गए? इसलिए मैंने बचने का रास्ता बताया है। मैंने गारंटी नहीं कहा है कि समाधान हो जाएगा। हो सकता है जो टीम आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगी वो आपके प्रति अपनत्व का भाव रखेगी और आपकी समस्या को महसूस करके आपको परमिट कर सकती है। ये प्रावधान, ये अधिकार उन्हीं के पास है। अब आइए 6ठे नंबर पर कह रहा है फोटो। तो हालांकि 2 ही फोटो पासपोर्ट साइज का मांगा है, ठीक है, लेकिन आप लोग कम से कम 5 फोटो कलर में लेकर जाएंगे। कितना लेकर जाएंगे? 5 फोटो लेकर जाएंगे। और ये फोटो वही होना चाहिए जो एडमिट कार्ड में आपने एंट्री किया था, फॉर्म भरते समय जो फोटो आपने लगाया था वही फोटो आपका होना चाहिए। आजकल तो सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध रहती है, आप निकलवा लीजिएगा। ठीक है? 7वें नंबर पर आपको पहचान पत्र लेकर जाना है। साथियों, यह पहचान पत्र के रूप में आपका आधार कार्ड हो सकता है। क्या हो सकता है?
आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहां गंभीरता पूर्वक समझिए, आधार कार्ड में भी कई बच्चे चिंतित हैं, सर मैं तो बिहार का रहने वाला हूं, लेकिन मैं जॉब झारखंड में करने लगा 2 साल से, तो मैंने झारखंड के ही पते पर अपने आधार कार्ड का पता बदलवा लिया, ठीक है कि नहीं। या कुछ ऐसी बच्चियां हैं जिनकी शादी हो गई और वो पहले बिहार की ही निवासी हैं, शादी हो गई, जॉब लगा, या उनके मान लीजिए परिवार, शादी होने के बाद उनका परिवार रहता था उत्तर प्रदेश में, तो उनको उत्तर प्रदेश का ही एड्रेस पर आधार कार्ड का एड्रेस बदलवा लिया। तो ऐसे बच्चों को चिंता नहीं करना है। आधार कार्ड का पर जो एड्रेस होता है वो वेरिएबल होता है, चेंजेबल होता है, हम आवश्यकता अनुसार उसको परिवर्तित करते रहते हैं, तो उससे बच्चे को चिंतित नहीं होना है। आपका अस्थाई प्रमाण पत्र, जो आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, ये सब बिहार से बना होना चाहिए, बिहार सरकार के अधीनस्थ संस्थाओं की होनी चाहिए, आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सिर्फ आधार कार्ड लेके जाएंगे, बाकी घर पर छोड़ देंगे, नहीं। आप आधार कार्ड तो लेकर जाइए ही जाइए, आपके पास पैन कार्ड है तो वह भी लेकर जाइए, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो यह भी लेकर जाइए। ये तीनों लेकर के आप जाएंगे साथियों, इसमें कोई शक नहीं है। याद रखना, ये तीनों लेकर जाएंगे मेरे विद्वान साथियों, आप इसकी फोटो रख लीजिए, ये सब तो आपको लेकर जाना मैंडेटरी है। इसके अलावे हम 8वें नंबर पर हुजूर आते हैं। 8वें नंबर पर आ जाइए। अगर आप आरक्षण का लाभ लिए हैं, बिहार का स्थायी निवासी हैं, या जितनी भी लड़कियां हैं अगर उनकी शादी भी हो गई है तो उन्हें अपने पिता के पते से ही जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र बनाना होगा। पति के पते का पता या पति के पते से बनाया सर्टिफिकेट वो मान्य नहीं होगा, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। साथियों, एनसीएल का, ओबीसी एनसीएल का प्रमाण पत्र आप सीओ लेवल का भी बनवाते हैं अपने ब्लॉक से तो वह भी चलेगा, लेकिन वो बिहार सरकार सेवार्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिहार सरकार सेवार्थ होना चाहिए, ठीक है। और ये कब का बना होना चाहिए? तो आपको 31 मार्च 2025 के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? 2025 के बाद का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के तहत जिन लोगों ने सुविधाएं प्राप्त की है उनका भी यह सर्टिफिकेट 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। विद्यार्थियों आ जाइए, अब आपके पास रहा आवासीय प्रमाण पत्र। 9 नंबर में आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये भी आपका 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। एनसीएल हो गया तो आय की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लेकर जाइएगा आय प्रमाण पत्र, इसमें कोई शक नहीं है, इतना तो आपको जाना ही जाना है। इसके अलावे जो कैंडिडेट दिव्यांग कोटे से हैं, जो कैंडिडेट दिव्यांग कोटे से हैं तो अपने पीएच का, एचएच का, अलग अलग कैटेगरी का वह जो सर्टिफिकेट है वह भी जरूर लेकर जाएंगे। इसके साथ जो फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार के हैं, वह भी अपना प्रमाण पत्र जरूर लेकर जाएंगे, ठीक है। एक है विस्थापित, जो भूमिहीन लोग हैं, भू विस्थापित हैं, वैसे लोग भी अपने भू विस्थापन का जो उचित प्रमाण पत्र सरकारी दस्तावेज से प्राप्त होता है उसे भी लेकर के वो जाएंगे। तो हर कैटेगरी के बच्चे लेकर जाएंगे। इतना डॉक्यूमेंट तो आप अपने पास इमीडिएट एकत्रित कर लीजिए। अब आ गई नए 3 प्रमाण पत्र को बनाने की, जिस पर बच्चों में संशय है कि सर डीवी का डेट आने के बाद बनाएं कि अभी बना ले। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपने अभी बना भी लिया है तब भी कोई परेशानी नहीं है। अगर आप इंतजार करके सोच रहे हैं कि डीवी डेट आता है तब बनाएंगे, तब भी परेशानी नहीं है। आपको एक दिन में ही सब बन जाता है, बहुत मुश्किल नहीं है, खाली सरकारी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अब इसके अलावे जो आपको डॉक्यूमेंट बनाना है वो देखिए कौन सा बनाना है। आचरण प्रमाण पत्र अलग से नहीं बनाना है मेरे मित्रों। बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं, सर आचरण प्रमाण पत्र बनाना है, एसपी ऑफिस में हमें जो है सो साहब आवेदन देना पड़ेगा, ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा। इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। आचरण प्रमाण पत्र की जगह पर आपसे एफिडेविट ये ले रहा है, उसका विश्लेषण मैं अभी करूंगा, ठीक है। इसलिए आचरण अलग से भी बनाने की जरूरत नहीं है।
विद्यार्थियों, सबसे पहला मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप सदर अस्पताल से बनाएंगे। कहां से बनाएंगे? सदर अस्पताल से। ये सदर अस्पताल आपके जिले का हो सकता है, आपके अनुमंडल का हो सकता है, लेकिन उस अस्पताल में सिविल सर्जन साहब बैठते हो या नहीं तो चिकित्सा पदाधिकारी, जिसको मेडिकल ऑफिसर एमओ कहते हैं, या तो एमओ का साइन हो वो भी चलेगा या सिविल सर्जन का साइन हो वो भी चलेगा। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मेट है बीएसपीएसएल के द्वारा दिया गया। इस फॉर्मेट को आपको प्रिंट आउट निकलवाना है और इस फॉर्मेट पर ही जांच वगैरह करवा करके उनसे साइन मोहर करवा लेना है। इसके लिए आपको यहां देख लीजिएगा, यहां आपका नाम भरा जाएगा, आप किसके संतान हैं, आपके पिता का नाम भरा जाएगा। एम्प्लॉयमेंट इन द बीएसपीएचसीएल, कहां पर साहब? बीएसपीएससीएल में आपकी एम्प्लॉयमेंट हुई है। कम्युनिकेट और अदरवाइज एक्सपेक्ट, यहां आई डू कंसीडर, ये पूरा डिटेल आपका दिया जाएगा। यहां पर जो है आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से अगर उम्र आपकी 25 साल है तो अकॉर्डिंग टू सर्टिफिकेट या आपके स्टेटमेंट आपका उम्र 25 साल हुआ। डॉक्टर साहब वेरीफाई करेंगे कि हाँ इसका उम्र 25 है कि क्या है, तो वो यहां पर फिर लिखा जाएगा कितना, कि हाँ भाई साहब ये 25 साल का है। हाइट है, वेट है, आपका आंख जांच होगा विजन में, विथ ग्लास विदाउट ग्लास, ठीक है, और फिर आपकी यूरिन टेस्ट होगा, फिर एलमंड शुगर वगैरह का भी जांच होगा। ये सब करके फिर आपको दिया जाएगा। हो सकता है कि अगर वहां उपलब्ध व्यवस्था नहीं हो जांच की तो अलग से भी आपको जांच कराना पड़े। ठीक है, यहां पर एमओ साहब का साइन मोहर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब हमारे पास क्या हो गया विद्यार्थी जी, ये डिक्लेरेशन है आपका। आप अपना नाम लिखेंगे, एम्प्लॉयमेंट इन द बीएसपीएसएल टेक्नीशियन ग्रेड 3, यहां पर आप डेट होगा, वहां सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट होगा, आपका स्वयं का साइन। मैं इसका बना बनाया फॉर्मेट भी आपको दिखाऊंगा। ये सॉफ्ट कॉपी में आपको प्रदान किया गया है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी, विभागीय वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर लेंगे, या 13 के ऑनवर्ड जो भी विभागीय नोटिस आती है तो उसमें भी सारी चीजें दी रहेंगी। कॉमोबेश यही सबका है, चेंजिंग की संभावना कम है। अब इसके बाद सिक्योरिटी बॉन्ड होता है। ये सिक्योरिटी बॉन्ड 50,000 रुपए के लिए होता है। मतलब सरकार आपको चयन करके काम की ट्रेनिंग देती है, आपको ट्रेन करती है, आप पर खर्च करती है, इसलिए वो चाहती है कि आप तुरंत में जॉब को क्विट ना करें। ठीक है, इसलिए जो भी छात्र टेक्नीशियन रेलवे में जॉब कर रहे हैं, जिनका एलपी में हो गया है या जो अदर जगहों पर जॉब में हैं, वो सोच विचार लेंगे कि उन्हें वहीं रहना है या यहां आना है। अगर यहां आना है तो वहां से उनको रिजाइन करना होगा, एनओसी लेना पड़ेगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, सेमी गवर्नमेंट में हैं, याद रखिएगा कहां है, सेमी गवर्नमेंट में हैं, या नहीं तो आप पब्लिक सेक्टर में हैं, प्राइवेट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस 3 तरह के किसी भी जॉब में अगर आप हैं तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और देन आप यहां आएंगे। वहां से जॉब आपको छोड़ना है, फिर आना है। तो आप विचार कर लीजिएगा क्या आपके लिए बेहतर है और उस हिसाब से आप निर्णय लीजिएगा। साथियों, अगर आप 1 साल जॉब करके या 2 साल जॉब करके, ठीक है, छोड़ना चाहते हैं तो आपको 50,000 रुपए विभाग को देना पड़ेगा। ये आपको जुर्माने के तौर पे देना पड़ेगा, उसी का ये बॉन्ड है। ठीक है, टेन्योर को पूरा होने के बाद आप रिजाइन करते हैं तो 50,000 देने की नौबत नहीं आएगी। इसको भी आपको बनाना है किससे? नोटरी पब्लिक वकील से। किससे बनाना है? नोटरी पब्लिक वकील से बनाना है। सिविल कोर्ट में आप जाएंगे, जो आपके अनुमंडल का कोर्ट होता है वहां से भी बन जाएगा, जिला का कोर्ट होता है उससे भी बन जाएगा, अपने जिले में भी बना सकते हैं, अन्य जिले में भी बना सकते हैं, बिहार में कहीं से भी बना सकते हैं। ये जो नोटरी पब्लिक होगा उन्हीं से आप बनवाएंगे। 100 रुपए का आप स्टाम्प पेपर लेंगे। क्या लेंगे? 100 रुपए का आप स्टाम्प पेपर लेंगे, और उस स्टाम्प पेपर के माध्यम से उस पर ये चीजें टाइप होंगी। क्या होगी साहब? उस पर ये चीजें टाइप होगी। यहां पर न्यूली रिक्रूटेड नेम ऑफ द पोस्ट क्या लिखा जाएगा? टेक्नीशियन ग्रेड 3। ठीक है, इस बॉन्ड में 2 गारंटर भी आपको चाहिए, 2 गवाह चाहिए। ये गवाह आपके परिचय का हो, ब्लड रिलेशन का ना हो। अगर कोई सरकारी कर्मी आपके परिचय का है तो उनका दे सकते हैं, या समाज के संभ्रांत व्यक्ति का दे सकते हैं जिनसे आपको अच्छा संबंध है। साथियों, इसमें सारी चीजें
कुछ बच्चे कहते थे सर विलेज नहीं है। विद्यार्थी रेसिडेंट ऑफ जो लिखा है यही विलेज का नाम लिखा जाएगा। रेसिडेंट ऑफ मतलब निवासी हैं, वो कहां के, जो गांव आपका है वो गांव का नाम दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस है, थाना है, डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर आप गौर करेंगे, ये वाला लाइन मैं रेड पेन से इंडिकेट करता हूं, इसको अभी कोई भी छात्र नहीं भरेंगे, ठीक है। अपॉइंटेड एज यहां हो जाएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3। एक सेकेंड, यहां हो जाएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3, लेकिन ये वाला कॉलम नहीं भरना है, इसको डेटेड को खाली रखना है, ऑन डेट को खाली रखना है। ये 3 कॉलम जो हैं बाकी सब भर लीजिए, लेकिन ये 3 कॉलम आप बॉन्ड पेपर में नहीं भरेंगे, इसको खाली रखेंगे। जब लेटर निकल जाएगी, अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा, उसमें जो लेटर नंबर होगा, उसमें जो डेट होगा, उस डेट को आप यहां पर भरने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए बाकी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ये दूसरे पेज में होगा, यहां विटनेस का साइन होगा, वहां आपका साइन होगा, सारा डिटेल इसमें फिल कर लेना। अब एक आखिरी है जो कि एफिडेविट है। ये एफिडेविट भी नोटरी पब्लिक से बनेगा, ये भी आपके 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनेगा। किस पर बनेगा? 100 के स्टाम्प पेपर पर बनेगा। इसमें भी अपनी सारी डिटेल आप भरेंगे। कई बच्चे चिंतित हैं, कुछ बच्चियों का कॉल आया कि सर हम लोग दहेज का क्या करेंगे। भाई आप लोग दहेज ले नहीं सकती हो, लेकिन दहेज लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हो, इसलिए आपको भी दहेज का क्या करना है, विरोध करना है। उसका एफिडेविट है यह, यानी आई एम अनमैरिड। अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पे टिक कीजिए, मैरिड है तो मैरिड पे टिक कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। दैट आई एम मैरिड एंड आई हैव ओनली वन लिविंग स्पाउस, ठीक है, सही बात है, मैं शादीशुदा हूं, मेरे साथ एक जीवन साथी है। अगर नहीं मैरिड है तो नॉट मैरिड पे टिक लगा दीजिए, ठीक है। दैट आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड एनी डॉरी इफ मैरिड, मैरिड हैं तो लिख दीजिए नहीं एक्सेप्ट किए। विल नॉट एक्सेप्ट एनी डॉरी अनमैरिड, अनमैरिड है तब भी आप लिखिए कि हाँ भाई हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, जो हमारा चरित्र प्रमाण पत्र होता है, चरित्र प्रमाण पत्र की जगह पर इसने क्या किया है, ये वाला लाइन यहां आपसे एफिडेविट करवा लिया है कि कहीं बाद में अगर कोर्ट वगैरह का कुछ मामला आपका पकड़ाया तो विभाग आप पर कार्रवाई कर सकता है। तो इसीलिए अलग से बनाने की जरूरत यहां पर चरित्र प्रमाण पत्र की नहीं है, इसी में वो पॉइंट है। इसको पूरा करके यहां पर आप अपना साइन करेंगे और फिर नोटरी पब्लिक का मुहर लगेगा, ये तैयार हो जाएगा। ये बने हुए डॉक्यूमेंट का स्वरूप भी मैं आपको दिखाता हूं कि बना बनाया कैसा है। साथियों ये रहा मेरा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पूरी तरह से उम्र वगैरह को दे दिया, हाइट दे दिया, वेट दे दिया, सब भरवा लीजिएगा। आंख वगैरह सब चेंज करके, डिस्टेंट में नियर में क्या प्रॉब्लम है, यूरिन का सारा चीज ओवरव्यू करके, और देन यहाँ पर एमओ साहब का साइन और मुहर लगेगा। यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे और फिर जो भी रिक्वायर्ड डिटेल है BSPCL पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, वो पूरा आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये है आपका बना बनाया सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आ जाइए, आपका ये सिक्योरिटी बॉन्ड है। इस सिक्योरिटी बॉन्ड में देखिए लेटर नंबर यहां खाली छोड़ा गया है, डेटेड खाली छोड़ा गया है, ऑन डेटेड खाली छोड़ा गया है, ठीक है। तो इसलिए इस तीनों को आप भी खाली छोड़ देंगे। बाकी 100 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक का मुहर है। यहां पर 2 गवाह जो है उसको हमने ब्लर कर दिया है, 2 गवाह का नाम है, फिर वो गवाहों का सिग्नेचर है, विटनेस का सिग्नेचर है, देन सारी अटेस्टेशन है। इस तरीके से ये बनेगा। बस यहां पर खाली रखना है, यहां अभी कुछ नहीं भरना है क्योंकि अभी लेटर आया नहीं। नेक्स्ट हमारा है एफिडेविट, जो कि आपके सामने है। आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी डॉरी इन फ्यूचर, दैट आई एम अनमैरिड। इस तरह से आप लैंग्वेज को चेंज करवा करके लिख सकते हैं और बड़े आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी डिटेल है। अब है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, सर अकाउंट नंबर। तो देखिए विद्यार्थी जी, आपका अकाउंट जो है वो जरूर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राष्ट्रीयकृत बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो SBI है, कैनरा है, कोई भी बैंक है, वह होना चाहिए। अगर आपका जनधन का अकाउंट है, माइनर है, तो मेजर के लिए उसको आप बैंक में आवेदन देके कन्वर्ट करवा लीजिए, आराम से चलेगा। बाकी एक अकाउंट आप सबके पास होना चाहिए।
संभव हो तो उसकी भी डिटेल आप लेके जाइएगा। अपॉइंटमेंट के टाइम पर जब आपको पोस्टिंग दी जाएगी उस समय ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, वहां पर आवश्यकता अनुसार आप नया अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, कोई समस्या उसके लिए नहीं है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपके सभी डाउट पर हमने चर्चा किया है। फिर भी अगर किसी छात्र को डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई कंफ्यूजन मन में रह गया हो तो वो कमेंट करके मुझे बताने की कृपा करेंगे। हम निसंदेह उन सभी छात्रों के का जवाब देने का प्रयास अगले वीडियो में करेंगे। आप सब लोग जी तौर मेहनत करिए। आगामी बहाली झारखंड में 3000 पदों पर आने वाली है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। सामने आपका राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का एग्जाम है, बीईएल का एग्जाम आपका होने वाला है। आपका साहब इधर आ जाइए तो बिहार एसएससी के अंदर मैट्रिक लेवल का एग्जाम है। असिस्टेंट लोको पायलट का आगामी 2025 का आने वाला सीबीटी 1 है, फिर सीबीटी 2 है। उसके बाद आप आगे बढ़िए तो हमारा नया एक वैकेंसी कार्य निरीक्षक की आई है, वर्क इंस्पेक्टर की, जिसमें प्लम्बर ट्रेड, वायरमैन प्लम्बर ट्रेड, सर्वेयर ट्रेड और ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड, ये तीनों ट्रेड के छात्र योग्य हैं। तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है। ग्रुप डी का एग्जाम भी अभी हुआ नहीं है, कोर्ट का मामला चल रहा है। तो वो सारी चीजों पर आप फोकस करेंगे और अपने अंदर अपनी ताकत को पहचानने का प्रयास करेंगे और जिस हिसाब से समय बदल रहा है अपने आप को मजबूती के साथ संभालते हुए आगामी परीक्षाओं में अपना परचम लहराने का प्रयास करेंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।